हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम्प। आज हम लोग बात कर रहे हैं डेक्स्टर टेस्ट सीरीज के पेपर 4 के डिस्कशन के बारे में। यार तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पे चलते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। बाकी पीवाईक्यूज मैं लाने वाला हूँ फिर से न्यू ईयर से पहले पहले 2023 के टॉप 220 के लगभग आएंगे, 2025 के लगभग पीवाईक्यूज होंगे तो उन्हें डिस्कस करेंगे। 300 पीवाईक्यूज इसलिए नहीं ले रहा हूँ 2023 के कि 600 ही क्वेश्चन हुए थे, हर दूसरा क्वेश्चन उठाना पड़ता तो कोई फायदा नहीं था उसका। जो ठीक ठीक क्वेश्चन है उन्हें लगभग 200 सवा 200 क्वेश्चन बन रहे हैं, उन्हें मैं करूंगा डिस्कस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पेपर कैसा हुआ कमेंट करके जरूर बताना। ज़्यादातर लोगों ने दे लिया होना चाहिए था अभी तक पेपर, और अब फ्रीक्वेंसी जो है टेस्ट की वो बढ़ने वाली है, धीरे से बढ़ जाएगी। जनवरी आते ही तुम्हारा टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। टेस्ट 5 कमिट किए थे, मैंने कहा था ज़्यादा दूंगा, ज़्यादा ही दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या कह रहा है। द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ अ गैस AB2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हमें इक्वेशन दी है और पूछा है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज एक्स एंड इट इज स्मॉल एज कम्पेयर टू 1। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि हमें 1 के रिस्पेक्ट में एक्स को जरूरत पड़ने पर नेग्लेक्ट कर देना है। द एक्सप्रेशन रिलेटिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स विद द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी एंड टोटल प्रेशर पी इज। तो हम अगर इसकी इक्वेशन लिख लें कि AB2 कैसे ब्रेक हो रहा है, AB2 कैसे ब्रेक हो रहा है, ट्वाइस AB में और B2 गैस में। होपफुली तुम्हें शेयर शॉट बढ़िया लगा होगा। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों को शेयर करो यार, हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ेंगे तो मेरा मोटिवेशन बना रहता ना। मैं चाहता हूँ फिर और काम करूँ और काम करूँ, फिर ज़्यादा ही काम करूँगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो टी इक्वल टू जीरो पे हमने मान लिया कि ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है। टी इक्वल टू टी पे मान लिया 1 माइनस एक्स मान लिया, तो ये क्या मान लिया, ये 2x बन, ये भी x बनेगा और ये कितना बन जाएगा, x/2 बनेगा। ठीक, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 हमें अगर निकालना हो तो हम क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ AB2 1 माइनस एक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए इक्विलिब्रियम, एंड टोटल कितना आ गया 1 माइनस एक्स प्लस x/2। तो ये आ गया 1 प्लस x/2, तो 1 प्लस x/2 इंटू पी। पार्शियल प्रेशर ऑफ AB कितना हो गया, x अपॉन 1 प्लस x/2 इंटू पी। और पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 कितना हो गया, x/2 अपॉन 1 प्लस x/2 इंटू पी। अब बस केपी की वैल्यू में उठा के पुट कर दो इसे, तो केपी की वैल्यू क्या रखेंगे, केपी की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB का होल स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB का होल स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ AB का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात पता है, सबकी वैल्यू हमें ऊपर से पता है। तो AB के लिए क्या रखेंगे, x अपॉन 1 प्लस x/2 इंटू पी का होल स्क्वायर इंटू x/2 अपॉन 1 प्लस x/2 इंटू पी डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस x/2 इंटू पी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x/2 का होल स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, पी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, ये सारा कट गया। तो जो ऊपर बचा, अगर ध्यान से देखोगे तो ये बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर इंटू x/2 टाइम्स 1 प्लस x/2 इंटू पी डिवाइडेड बाई 1 माइनस x/2। ठीक है, तो 1 प्लस x/2 और 1 माइनस x/2, 1 माइनस एक्स बचेगा, सॉरी। और हमसे ये बताया गया है कि जो 1 माइनस एक्स होगा वो अप्रोक्सीमेटली 1 होगा, और 1 प्लस x/2 भी अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 1 होगा। ये हमसे ऊपर कहा गया क्वेश्चन में गिवन है, हमें ध्यान से देखो। तो केपी की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे, केपी की वैल्यू लिख पाएंगे हम लोग x³ इंटू पी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 लिख पाएंगे। तो पी की वैल्यू हम क्या, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया 2k p अपॉन p इज इक्वल टू x³। तो x की वैल्यू आ गई 2kp अपॉन p की पावर 1/3। तो आंसर इसमें मार्क करके देख लो, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ए आ जाएगा। तो ए आंसर हुआ कंप्लीट। ठीक है, आसानी से सवाल लगाना था, पूरा लिख के करना था, बस इतनी सी ही दिक्कत थी। और लिखने में जैसे कष्ट है उसके लिए तो यार बहुत कष्ट है फिर, है ना। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डू नॉट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हमें ये पता होना चाहिए ये टेस्ट कहाँ है। तो ये सारे टेस्ट हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में कर रखे हैं। अगर नहीं कर रखे तो उसकी PDF 1 और 2 देखोगे तो कुछ टेस्ट अमीनो एसिड्स के हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के हैं, तो दोनों तुम्हें टेस्ट मिल जाएंगे। जैसे जेंथोप्रोटेक टेस्ट अमीनो एसिड का टेस्ट है, किसका है, अमीनो एसिड का। ठीक, मॉलिस टेस्ट जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का है।
बायूरेट टेस्ट अमीनो एसिड्स का है जो पेप्टाइड बॉन्ड को टेस्ट करता है, और बारफोर्ड टेस्ट कार्बोहाइड्रेट का है। तो कौन कौन से नहीं कर रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कौन कौन से नहीं कर रहा है, 1 और 3 नहीं कर रहा है, 2 और 4 कर रहा है। ठीक है, तो आंसर लगाया जा सकता है। ठीक, ये मतलब ऐसा सवाल था जो तुम्हें करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती थी। अगर तुमने टेस्ट नहीं पढ़ रखे तो प्लीज जाके रिवाइज कर लो। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट बेसिक। अब इसमें मोस्ट बेसिक कह रहा है, तो जो मोस्ट बेसिक कंपाउंड है वो कौन सा है, इसमें ग्वानाडीन है। ये क्या स्ट्रक्चर है, ग्वानाडीन, इसका नाम क्या है, ग्वानाडीन है। ग्वानाडीन आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से बहुत ज्यादा बेसिक होता है, बेसिक ड्यू टू आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज ऑब्जर्व फ्रॉम अ सरफेस ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर फ्रीक्वेंसीज न्यू वन एंड न्यू टू फॉर द इंसिडेंट रेडिएशन न्यू वन इज ग्रेटर देन न्यू टू। ठीक है, इफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इन द टू केसेस आर इन द रेशियो ऑफ 1:k, देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का हमें रेशियो बताना है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि क्या होता है, एच न्यू इज इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम एच न्यू को 1 लिख दें इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, तो सेम रहेगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी 1 की हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम काइनेटिक एनर्जी को निकाल लें तो वो किसके बराबर हो जाएगी, एच कॉमन ले लें, और न्यू वन माइनस न्यू नॉट के बराबर हो जाएगी। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी अगर 2 लिखोगे तो किसके बराबर हो जाएगी, एच इंटू न्यू टू माइनस न्यू नॉट के बराबर हो जाएगी। दोनों का रेशियो ले लो, 1/2 कर लो। 1/2 करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 आ जाएगा। एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो इसे न्यू वन माइनस न्यू नॉट अपॉन न्यू टू माइनस न्यू नॉट लिख सकता है। और काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो दिया हुआ है दो का में, वो 1/के दे रखा है। तो 1/k किसके बराबर हो जाएगा, न्यू वन माइनस न्यू नॉट अपॉन न्यू टू माइनस न्यू नॉट के बराबर। तो न्यू टू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा के न्यू वन माइनस के न्यू नॉट हो जाएगा ये। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है न्यू नॉट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो ठीक है, तो न्यू नॉट को एक तरफ कर लेते हैं, न्यू नॉट को एक तरफ कर लें तो आ जाएगा न्यू टू माइनस के न्यू वन इज इक्वल टू, न्यू नॉट को एक कॉमन ले लें तो 1 - के आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसे हम लिख दें के न्यू वन माइनस न्यू टू अपॉन के माइनस वन इज इक्वल टू न्यू नॉट। अब ऐसा ऑप्शन कोई दिया हुआ है क्या, जरा देख लो। ऐसा ऑप्शन अगर देखोगे तो तुम्हें ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन देखो बी मिल रहा है क्या, के न्यू वन माइनस न्यू टू अपॉन के माइनस वन। तो इससे आंसर आसानी से निकल आएगा। तुम्हें जरूरत ये थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा बहुत आना चाहिए था, दैट्स इट, इतनी ही जरूरत थी, इससे ज्यादा जरूरत नहीं थी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ ए लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी में जो एनोड होता है, सॉरी यार खांसी ठीक नहीं हो रही है। ठीक, एनोड में क्या होता है कि पीबी सॉलिड होता है और SO4 2- होता है। ठीक, पीबी सॉलिड और SO4 2- होता है। ये क्या करेंगे, इसमें PbSO4 बन जाएगा, लेड का ऑक्सीडेशन हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले। और कैथोड पे क्या होता है, PbO2 जो होता है वो SO4 2- और एसिड जो हम लोग 38% लेते हैं वहां से रिएक्शन करके PbSO4 और ट्वाइस वाटर बना देता है। तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस तो नहीं प्रोड्यूस हो रही, कहीं पे भी नहीं हो रही है। PbO2 कन्वर्ट हो रहा है PbSO4 में, ये बात सही है। द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विल डिक्रीज है, वो तो श्योर है, क्योंकि रिएक्शन आगे प्रोसीड कर रही है तो डेंसिटी तो डिक्रीज कर दी जाएगी, क्योंकि हम लोगों के जो प्रोडक्ट है वो बनते जा रहे हैं, वाटर बनता जा रहा है। ठीक है, चलो, तो आंसर क्या आ गया, 2 और 3 आ गया, बात समझ में आ गई होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, इसलिए इसे बताया गया। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन को हम लोग कंबस्ट कर रहे हैं। यार देखो, जो मैं ये टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, लगभग हम लोग 100 क्वेश्चन, आज ये 4 मतलब ये वाला टेस्ट करने के बाद हम लोग 4 टेस्ट कर चुके होंगे, तो 120 क्वेश्चन मैंने और लगवा दिए। और मैं कह रहा हूँ इतने ही क्वेश्चन लगभग और लगवा दूंगा। तो मैं क्वेश्चंस की कमी थोड़ी रख रहा हूँ, जरूरत तुम्हें क्या है, जरूरत है फोकस करके कंटेंट पे ध्यान देने की और आराम से पढ़ने की, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन व्हाट चेंजेस द हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो। तो CH4 का जब हमने कंबशन कराया तो इससे क्या बनेगा, CO2 और वाटर बनेगा।
CH4 में हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3। ये तो मतलब चवन्नी छाप सवाल है। ये कोई मतलब बहुत भड़बड़ी में ही गलत कर सकता है कि ऑप्शन गलत मार्क कर दो या कुछ और अजीब सा कर दो, अदरवाइज तो इसे गलत करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना। अगला, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद अ सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या होता है? नाइट्रेशन होता है। ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, नाइट्रेशन होता है, और इससे क्या बनती है? नाइट्रोबेंजीन बनती है, ठीक। और इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्या होता है? मैं सब कुछ लिख दे रहा हूँ, मैकेनिज्म तुम अपने आप लिख लोगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल इसमें होता है NO2+, जिसमें बेस की तरह कौन काम करता है? बेस की तरह काम करता है HNO3। और एसिड की तरह कौन एक्ट करता है? एक्टिंग कर रहा है, ठीक है, एक्चुअली नहीं है, एक्टिंग कौन कर रहा है एसिड की? H2SO4। तो इससे नाइट्रोबेंजीन बन जाती है, आंसर ए आ जाता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट के लिए सबकी ड्राइंग बना लो बेटा। तो BF3, सारे वेक्टर कैंसिल आउट हो गए तो म्यू जीरो आ गया। CF4 में भी सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि परफेक्ट टेट्राहेड्रन है, तो इसके लिए भी म्यू जीरो आ जाएगा। NF3 में लोन पेयर आ गया और फ्लोरीन आ गया, तो ये इधर खींचेंगे और ये इधर खींचेंगे, इम्बैलेंस है, इसलिए म्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो आंसर हमारा सी आ गया। SF6 में देखो ऑक्टाहेड्रल शेप है। SF6 में कैसी है? ऑक्टाहेड्रल, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसके लिए भी म्यू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग के ऐसे ही सवाल आते हैं पेपर में, परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला कह रहा है द पेयर ऑफ एनेंशियोमर पॉसिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स Ma2B2CD। Ma2B2CD के हमें बनाने हैं, तो जरा ध्यान से बनाना, पेयर ऑफ एनेंशियोमर कितने बनेंगे। एनेंशियोमर बनने के लिए ऑप्टिकली एक्टिव जरूरी है, तो पहले इसके कॉम्प्लेक्स बना लो। देखो अगर हम मान लो ए को एंटी में रख ले, बी को हमने एंटी में रख लिया, और CD को एंटी में रख लिया, तो इसमें क्या आ गया? इसमें तो एक POS आ गई, इसमें POS आ गई है, तो इसमें एनेंशियोमर तो बनेगा नहीं, ठीक। अगला देखो, अब हम ए को सिस रख लें, बी को ट्रांस रख लें, और CD को सिस रख लें। भाई कुछ ना कुछ तो अल्टरनेट चेंज बनाना ही पड़ेगा ना, सारी ड्राइंग बनानी है बस। तो ए को सिस कर लिया, इसमें ए सिस हो गए, तो इसमें जो प्लेन आया वो देखो ये वाला आ गया, आ गया। अब एक काम करो, अब क्या करो कि तीनों को सिस रख लो, कि MA सिस हो गए, B सिस हो गए, और C और D सिस हो गए, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका हमें क्या बनेगा? इसका पेयर ऑफ एनेंशियोमर बनाना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा? MAA, इधर आ जाएगा B, इधर आ जाएगा B, इधर C और इधर D, तो इसका पेयर ऑफ एनेंशियोमर एक बनेगा, ठीक। दूसरा क्या करो, अभी देखो ध्यान से, अगर तो A और D ट्रांस है, B और C ट्रांस है। अब उल्टा इसका ये हो सकता है कि बाकी सबको तो सेम रखें, कोई मेरे से छूट रहा हो तो बता देना, A के साथ C ट्रांस कर दें और B के साथ D ट्रांस कर दें, इसका भी एनेंशियोमर बनेगा। और तो कोई पॉसिबिलिटी बच नहीं रही है, और तो कोई पॉसिबिलिटी बच नहीं रही है, तो ये कितने एनेंशियोमेरिक पेयर बन गए? इसके दो एनेंशियोमेरिक पेयर बन गए, तो आंसर हम क्या हम लिखेंगे? दो लिखेंगे। इसका एनेंशियोमर बना लोगे, तुम्हारे ऊपर रिलाई कर सकता हूँ, तो ये क्या है? पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स, पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए यार, मतलब ये तो दिक्कत की बात नहीं है। अगला सवाल क्या करा? अगला करा नाइट्रोजन सल्फर हाइड्रोजन फास्फोरस प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिटेक्टेड बाय लेसिग्नेंट टेस्ट। द फॉर्मेशन ऑफ प्रूशियन ब्लू। प्रूशियन ब्लू हमेशा किसकी वजह से बनता है? फेरिफेरोसाइनाइड की वजह से, तो Fe4 FeCN6 इसका आंसर हो जाएगा। प्रूशियन ब्लू कलर किसकी वजह से आता है? फेरिफेरोसाइनाइड की वजह से आता है, तो उसे रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं। Fe3+ की रिएक्शन Fe4 FeCN6 से लिखेंगे, मतलब K4 FeCN6 से लिखेंगे, तो Fe4 FeCN6 होल थ्राइस बन जाएगा, ठीक है। मतलब मैं लिख दूं रिएक्शन कि Fe3+ FeCN6 4 माइनस, तो इससे क्या बन जाता है? Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, और ये प्रूशियन ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है व्हेन एसिटामाइड इज हीटेड विद एनाइड्रस कॉपर सल्फेट पेंटा ऑक्साइड फॉर्म्स ए। अब एसिटामाइड को हमने हीट किया एनाइड्रस फास्फोरस पेंटा, अच्छा P2O5 के साथ। ए ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विद
CH3 MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस B। तो हो क्या रहा है, पहले रिएक्शन को देखो। एसिटामाइड का फॉर्मूला भाई सबको याद होना चाहिए, प्राइमरी रिक्वायरमेंट, कि एसिटामाइड सबको पता है। इसकी रिएक्शन अगर हमने P2O5 से कराई तो इससे साइनाइड बन जाएगा। ठीक, साइनाइड की रिएक्शन CH3MgBr से कराई तो इसने इस पे अटैक किया, तो क्या बन जाएगा, CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड N, क्योंकि यहीं पे डेल्टा प्लस था, यहीं पे अटैक हो सकता था। यहाँ पे आ गया माइनस और MgBr, और फिर इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करा दी, ये A बन गया। ये क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है P2O5, तो इसने साइनाइड बना दिया। ठीक, प्लस H2O तो बन ही जाएगा, और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, तो हाइड्रोलिसिस करने से एसीटोन बन गया। हाइड्रोलिसिस करने से क्या बन गया, एसीटोन बन गया, ये B आ गया। अब B के बारे में हमसे इंफॉर्मेशन पूछी गई है। B क्या कर रहा है, B ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन प्रोड्यूसेस डायस्टीरियोमर्स नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि अगर B की रिएक्शन NH4OH NH2OH से होगी तो ऑक्साइम तो बनेगा, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा, विल नॉट शो GI। क्यों, क्योंकि दोनों CH3 ग्रुप कैसे हैं, दो CH3 ग्रुप एक जैसे दिख रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला, तो इसमें GI नहीं हो सकती, तो पहला आंसर तो नहीं होगा। सिफ्ट टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ B, बिल्कुल नहीं, कीटोन के टेस्ट के लिए सिफ्ट टेस्ट यूज नहीं करते। B on reaction with iodine in presence of a base gives yellow precipitate। तो B की रिएक्शन अगर I2NaOH से करा दी जाए तो आइडोफॉर्म टेस्ट आएगा, CHI3 का क्या आ जाएगा, ये येलो PPT आ जाएगा। तो ये बात सही लिखी हुई है। B फॉर्म सिल्वर मिरर एसिड, मतलब कीटोन तो सिल्वर मिरर टेस्ट देते ही नहीं है, तो बात खत्म ही हो गई। अगले सवाल पे चल सकते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोड्यूसेस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स फॉर्म्ड इज। तो अगर इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा दो, H2PD से रिएक्शन करा दो, इसकी क्या बनेगा भाई। ठीक, एक ये कायरल और एक कायरल ये है, टोटल कितने बनेंगे, 3। क्यों, क्योंकि 2⁻n−1 प्लस 2⁻p−1, p की वैल्यू कितनी है, इवन है, तो 2/2 हो जाएगी, है ना। तो 2⁻2−1 प्लस 2⁻2/2/2−1, तो ये आंसर आ जाएगा 3। सिमेट्रिक है ना, आसानी से बात समझ में आ रही। अगला अगला कह रहा है कि C6H5 ट्रिपल बॉन्ड C की रिएक्शन H2SO4 HgSO4 से कराई, तो ये कुचरोव रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है, C6H5 ट्रिपल बॉन्ड CH की रिएक्शन जब Hg2+ और SO4 2- H2SO4 से कराएंगे तो कुचरोव रिएक्शन है। नाम याद आ रहा है कुचरोव रिएक्शन का, तो इससे बन गया क्या, C6, इससे क्या बन गया, C6H5COCH3 बन गया। ठीक, इससे क्या बन गया, C6H5COCH3 बन गया। ठीक, तो ये P बन गया। अब P की रिएक्शन किससे कराई है, PSCHO से कराई है इन प्रेजेंस ऑफ OH- और हीट किया है इसे, तो ये क्या है, क्रॉस एल्डोल है। क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा CH, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा CH, और ये आ जाएगा PH। इससे H निकाल के इस पे अटैक करा देना, क्रॉस एल्डोल करा लोगे ना भाई, तो ये बन गया Q। अब Q की रिएक्शन किससे हुई, Q की रिएक्शन हुई NH2 और KOH, यानी वोल्फ क्रिस्टल रिडक्शन। नाम याद आने चाहिए तुम्हें, जैसे मेरे को याद आ रहा है वैसे तुम्हें भी नाम याद आने चाहिए, तभी फायदा होगा। तो C6H5 इससे बन गया CH2, ये बन गया CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आ गया PH। तो ये क्या आ गया, Q के बाद आ गया R। ठीक, और R की कराई है ओजोनोलिसिस, आर की कराई है ओजोनोलिसिस, O3ZnH2O से कराई है। तो देखो एक जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो तो PSCHO ही बना हुआ है, तो हम लोगों ने सही बनाया, इसका मतलब हम सही रास्ते पे चल रहे थे, इसने हमें इंगित कर दिया या डायरेक्ट किया कि हम लोग सही रास्ते पे चल रहे थे। तो एस आ गया ये, तो एस का आंसर क्या मार्क करेंगे, अब एस देख लो कौन सा है, एस है CH2 तो डी आ गया आंसर। ठीक है, रिएक्शन का नाम याद आना ही चाहिए, है ना। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एमिनो एसिड प्रेजेंट इन द ट्राइपेप्टाइड इज। ठीक है, अब अगर तुम ध्यान से देखो तो एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मूला देख लो पहले, क्योंकि मेरे को तो पता है कि इधर से चलेंगे, यहाँ NH2 आ रहा है, यहाँ पे COH आ रहा है, तो ये जो बन रहा है ये बेसिकली एस्पार्टिक एसिड है। एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCO CH2 CH NH2 और COH।
तो ये एस्पार्टिक एसिड है। ठीक। एस्पार्टिक एसिड के बाद अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक CH3 दिख रहा हुआ है, तो ये एलेनाइन दिख रहा है एलेनाइन होता हुआ, ये एलेनाइन है। और उसके बाद जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ सल्फर लगा दिख जाए, तो इसका मतलब कौन सा है, मेथियोनिन है ये कौन सा है, मेथियोनिन। ये याद होने चाहिए 20 के 20 अमीनो एसिड सबको, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सबको याद होंगे। तो पहला कौन सा है, एस्पार्टिक एसिड, फिर एलानाइन, फिर मेथियोनिन। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी। अगला क्या कर रहा है, व्हाट प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड की जब कराओगे तो हाइपोक्लोरस एसिड है क्या, HOCl है। HOCl में ये +1 में है। जब ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा तो लुढ़क के -1 में जाएगा और ऊपर एक हाई स्टेट में चला जाएगा, तो HCl और HClO3 बन जाएगा। ठीक, एकदम सुपर ऑक्सीडाइज तो हो नहीं सकता ना। अगला क्या कर रहा है, अगला कर रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब इसकी आइसोप्रोपाइल एल्डिहाइड से, मतलब एल्डिहाइड के आइसोप्रोपाइल CHO लिया है इसका। ठीक है, तो अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं तो ये कैसी रिएक्शन है, ये डायरेक्टेड एल्डोर है। कौन सी रिएक्शन है, ये डायरेक्टेड एल्डोर है। तो हमें रिएक्शन करानी किसकी है, हमें इसके साथ रिएक्शन करानी है। अब एसिडिक एच ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा एसिडिक एच है, ज्यादा एसिडिक है ना NO2, क्योंकि -M ज्यादा लगा रहा, तो OH माइनस यहाँ से H ले लेगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा CHO। ये इस पे अटैक कर, CHO कर रहा हूँ NO2, ये इस पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा CH3 CH OH CH CH3 और NO2। फिर इवन सी भी होगी, ये निकल जाएगा, निकल के क्या बनेगा, निकल के बन जाएगा NO2 CH3 डबल बॉन्ड CH3 और CH3। तो ऐसा ऑप्शन जब मिलाओगे तो आंसर ए आ जाएगा अपना। ये डायरेक्टेड एल्डोल है, ध्यान रखना, नाइट्रो एल्डोल कह सकते हैं या फिर इसे डायरेक्टेड एल्डोल कह सकते हैं। कितने लोगों ने इसे कर रखा था पहले से, मेरे को बताना कमेंट करके जरूर, है ना, कि सर ये कर रखी थी, नहीं कर रखी तो देखो। फिर ये अपना जो क्वेश्चन है सिंपल सा कौन सा आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखनी, और स्पेक्ट्रल केमिकल सीरीज सबको याद होनी चाहिए। आंसर इसका क्या आ जाएगा, सी। रीजन सिंपल है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और उसका कोई एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है, ये बात भी जेई ने पूछी है। ठीक है, अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि NaOBr से रिएक्शन कराई और फिर H+ से रिएक्शन कराई। जब NaOBr से कराई ये रिएक्शन, तो ये दो काम कर सकता है, क्या कर सकता है, एक तो हेलो फॉर्म कर सकता है या ब्रोमो फॉर्म कह सकते हैं, और ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कर सकता है। ठीक, तो दोनों काम करा दो एक साथ, देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये बेंजीन रही, यहाँ डिग्रेडेशन हो गया तो यहाँ पे आ गया NH2, और यहाँ पे क्या आ गया CH3, और यहाँ पे आ गया COH। ठीक, अब इसे H+ के साथ हीट भी किया। अब H+ के साथ हीट किया तो ये क्या बन जाएगा, जब H+ के साथ इसे हीट करोगे तो ये NH2 और ये OH मिलके वाटर निकाल देंगे, और कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो देखो 6 मेंबर की रिंग बना दो, यहाँ से बना CH3, और यहाँ पे बन गया ये, और यहाँ पे आया नाइट्रोजन। ठीक, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, सही है, सही है ना, यहाँ पे आ गया NH, तो एक कार्बन छोड़ के NH आ गया और ये बन गया। अब क्या कर रहा है, अब इसमें पूछ रहा है कि P हैज एसिडिक ग्रुप, P में एसिडिक ग्रुप तो नहीं है, P हैज अमाइन ग्रुप भी नहीं, P हैज बोथ दीज ग्रुप्स, ये भी नहीं है। P ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अ मॉलिक्यूल जिसमें दोनों चीजें होंगी, तो P हाइड्रोलिसिस कराओगे तो वापस यहीं पहुंच जाओगे, तो इसमें दोनों चीजें मिल जाएंगी। समझ में आया कि ये एमाइड कैसे बना, क्योंकि H+ के साथ हीट कर रहे थे, एसिड और एमाइन दोनों साथ में थे, हीट करने से क्या बनाएंगे, साइक्लिक एमाइड बना देंगे। मेरे को लग रहा है कि ये बात तुम्हें समझ में आ ही गई होगी, और नहीं आनी चाहिए, मतलब आ ही जानी चाहिए, इसे तो क्या ही कर सकता हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ऊपर वाली रिएक्शन तो ये हमने लिखी थी, ये प्रूशियन ब्लू कलर बनाता है, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, K3 के साथ बनाएगा Fe3 अरे यार गला बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है, CN होल 6। यहाँ मौसम बहुत गड़बड़ है ना, जो NCR वाले हैं बताओ भाई,
के Fe2+ के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर सकता, ये तो देख के ही कर सकते थे, रिएक्शन नहीं होगी। और ये ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाएगा किसका, Cu3 FeCN6 होल ट्वाइस का। ठीक, तो ठीक है, तो ये ब्राउन प्रेसिपिटेट कॉपर का बनेगा, ऐसे ऐसे रहने देता है। ठीक है, ये एक बार चेक कर लेना, कॉपर का बनता है, कॉपर के साथ ये सॉल्ट एनालिसिस में लिखा हुआ। देखो इसमें देखने वाली बात ये थी कि Fe2+ के साथ रिएक्शन करके कलर शो नहीं कर पाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा सी आ जाएगा। अगला एक सरल सवाल, डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस के हमसे साइन पूछे हैं, ऊपर रिएक्शन गिवन है। तो ऊपर रिएक्शन जो गिवन है उसके लिए डेल्टा एस कैसा है, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो है भाई, दो मॉलिक्यूल से कितने बन रहे हैं, तीन बन रहे हैं, तो डेल्टा एस कैसा है, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो है। डेल्टा एच कैसा है, डेल्टा एच लेस देन जीरो है, और डेल्टा जी जो है वो लेस देन जीरो, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव आंसर आ जाएगा। ठीक, अगले सवाल पे चला जा सकता है। अगला सवाल अब सबको लगा लेना चाहिए जब आयनिक का श्योर शॉट भी हो चुका है। क्या कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.5 मोलर एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट आर मिक्स्ड, व्हाट इज द पीएच। तो हम डायरेक्ट हेंडरसन इक्वेशन यूज करेंगे, पीएच इज इक्वल टू, देख लो जैसा सवाल पेपर में आ रहा है उसी लेवल पे सवाल हम लोग लगा रहे हैं। सॉल्ट बाय क्या कर दें, एसिड कर दें, तो पीके की वैल्यू कितनी हो गई, पीके की वैल्यू हो गई 3.75, प्लस लॉग सॉल्ट की वैल्यू हो गई कितनी, 0.1 डिवाइडेड बाई 0.5। ठीक हो गई, तो ये आ गया 3.75 प्लस, या माइनस का कर दें, माइनस लॉग 5 कर दें, लॉग 5 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 0.7, तो ये आ गया 3.05। अगर राउंड ऑफ के लिए नहीं कहा गया तो हम पूरा एग्जैक्टली निकाल देंगे। ठीक, अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है सोल्यूशन कंटेनिंग 10.2 ग्राम्स ऑफ ग्लिसरीन पर लीटर इज फाउंड टू बी आइसोटोनिक विद अ 2% weight by volume of glucose, the molecular weight of glycerine is। अब मॉलिकुलर वेट ऑफ ग्लिसरीन हमें निकालना है इसमें, तो हम यूज क्या करेंगे, पाई इक्वल्स टू CRT यूज कर लेंगे। ग्लिसरीन और ग्लूकोज दोनों के लिए आई की वैल्यू कितनी है, दोनों के लिए आई की वैल्यू 1 है, तो हमें क्या करना है, पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई 2 करना है आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए। रख दो भाई, कितना मास था, 10.2 अपॉन मोलर मास इन टू RT इज इक्वल्स टू 2 अपॉन कितना है 18, 2% वेट बाई वॉल्यूम है, तो 2 ग्राम लिया इन 180 ml, मतलब इन 100 ml, तो ये मोलैरिटी हो गई। ठीक, उसे 1 लीटर में ले लिया, इंटू RT हो गया, RT से RT हो गया कैंसिल, 100 से ये कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो M की वैल्यू आ गई 18 इंटू 10.2 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल है ना, बिल्कुल भाई, 9 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये आ जाएगा कितना, 91.80। अरे यार, ठीक है, तो 91.80 इसका आंसर हो गया। ठीक है, 2% वेट बाई वॉल्यूम था, तो उससे कंसंट्रेशन निकालिए, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ये मोल्स आ गए, और वॉल्यूम में 2% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या है यार, अगर किसी कंफ्यूजन हो, 2 ग्राम इन 100 ml। सही है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है रिएक्शन वाज फाउंड टू बी जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन इज डिटरमाइंड, के इज इक्वल्स टू 2.5 मोल्स पर लीटर सेकंड, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.5 मोल देन द वैल्यू ऑफ टी हाफ। अब हमें पता है कि के की वैल्यू कितनी दी है, 2.5 दे रखी है हमसे। ठीक है, मोल पर लीटर सेकंड दे रखी है, और हमें टी हाफ का फॉर्मूला पता है, टी हाफ पता होता है कितना, ए अपॉन 2 के बराबर होता है, ए अपॉन 2 के बराबर होता है, तो ए की वैल्यू दे रखी 0.5 अपॉन 2 इंटू के की वैल्यू दे रखी 2.5, तो ये आ गया 0.5/5 यानी कि 0.1 सेकेंड। तो आंसर कितना लिखेंगे, 0.1 लिख देंगे। ठीक, अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला कह रहा है फॉर द ट्रांजिशन मेटल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2, और बहुत बड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट इन +2 स्टेट, +2 स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे 4s से। +2 स्टेट जब बनाएंगे तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 3d6 को अगर हम लिखना शुरू करें, तो 3d6 के लिए क्या लिखेंगे, 3d6 के लिए लिखेंगे 1 2 3 4, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,
4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। अगला सवाल क्या करा, 0.2 ग्राम्स ऑफ क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट वाज डिसॉल्व in water and then treated with excess of silver nitrate solution, formation of 0.5 grams of silver chloride, the equivalent weight। अब तुम इसमें स्टोइशियोमेट्री भी लगा सकते हो, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। फॉर्मूला में नहीं लगाता हूँ, मैं नॉर्मल स्टोइशियोमेट्री से करके दिखाता हूँ। मान लिया मैंने कि मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला MClN है, MClN है, ठीक। इसकी AgNO3 से रिएक्शन हुई तो इससे AgCl बनेगा और MnO3 N बन जाएगा। इसके 0.2 मोल्स थे और इससे जो बना वो 0.5 बना और इसका मोलर मास है 143.5, ठीक। तो हम क्या करते हैं, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ MClN इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ AgCl। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ MClN इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ क्या, AgCl। तो इसके कितने 0.2 ग्राम थे, ये मोल्स आ गए इसके, इसका मोलर मास से डिवाइड कर दें। मोलर मास से डिवाइड करने की जगह क्या करें, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दें। तो 0.2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 143.5, क्योंकि इसका एन फैक्टर तो 1 ही है, इंटू 1000। 1000 कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ई की वैल्यू आ गई 143.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.5 डिवाइडेड बाई 5। तो ये कितना आ गया, ये आ गया कितना 287/5, 287/5 आ गया 57.4, 5×5 = 25, और बचा 3, 5 7 35, 5 ठीक है। तो आ गया 57.4। तो आंसर इसका हमें नियरेस्ट इंटीजर में तो करना नहीं है, तो 57.4 आंसर इसका मार्क कर देंगे। तो इस तरह से ये डिस्कशन कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने 4 टेस्ट दे लिए हैं, होपफुली सबने दिए होंगे। बाकी यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। तबीयत नहीं सही तुम्हें दिख रही होगी है ना, मैं वीडियो को एडिट तो क्या ही करूँगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है यार कि चैनल को शेयर करो, मैं तुम्हें और कंटेंट देता रहूँगा, ठीक है। PYQs आने वाले, टेंशन मत लो, ठीक। चलो बाय बाय।